एक ऐसा विद्रोह जिसका नाम ही था भारी उथल पुथल, और एक ऐसा नेता जिसे उसके लोगों ने धरती का पिता मान लिया। आज हम बात करेंगे बिरसा मुंडा और उनके उस ऐतिहासिक मुंडा विद्रोह की जिसे उल गुलान के नाम से जाना जाता है। तो इस पूरी कहानी के जो नायक हैं वो हैं बिरसा मुंडा। लेकिन देखिए, उनके लोग उन्हें सिर्फ बिरसा मुंडा के नाम से नहीं बुलाते थे, वो उन्हें कहते थे जगत पिता या धरती आबा, मतलब पूरी दुनिया के पिता। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनके लोगों का वो अटूट विश्वास था कि यही वो इंसान है जो उन्हें बचाने आए हैं। बिरसा मुंडा के इस पूरे आंदोलन को एक बहुत खास नाम दिया गया, उल गुलान। अब इस शब्द का मतलब ही है द ग्रेट टमल्ट, यानी एक जबरदस्त उथल पुथल। और ये नाम अपने आप में ही बता देता है कि ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक ऐसी लहर थी जो पूरे इलाके को हिलाकर रख देने वाली थी। और ये सारी उथल पुथल महज एक साल के अंदर, सोचिए, 1899 से 1900 के बीच अपने चरम पर पहुंच गई थी। इतने कम वक्त में इस आंदोलन ने न सिर्फ ब्रिटिश शासन की नींव को चुनौती दी, बल्कि सदियों से दबे हुए आदिवासी स्वाभिमान में एक नई जान फूंक दी। लेकिन सवाल यह है कि ये विद्रोह आखिर शुरू हुआ ही क्यों? इसकी जड़ें एक बहुत पुरानी, सदियों पुरानी परंपरा में थीं। एक ऐसी परंपरा जिसे बचाने के लिए मुंडा समुदाय अपनी जान तक देने को तैयार था, और उस परंपरा का नाम था खुंटकट्टी। तो ये खुंटकट्टी प्रथा थी क्या? देखिए, ये सिर्फ मिलकर खेती करने का एक तरीका नहीं था। नहीं, ये एक पूरा सोशल सिस्टम था। एक ऐसी व्यवस्था जहां जमीन किसी एक इंसान की नहीं होती थी, बल्कि वो पूरे के पूरे कबीले की होती थी, उनकी विरासत होती थी। जंगल, जमीन, उनके पूर्वज, सब कुछ इसी एक सिस्टम से जुड़ा था। ये उनकी पहचान थी, उनका समाज था, उनका सब कुछ था। तो जाहिर है, जब अंग्रेजों और जमींदारों ने इसी खुटकट्टी व्यवस्था पर हमला करना शुरू किया, इसे तोड़ना शुरू किया, तो उल गुलान की आग भड़क उठी। चलिए अब जरा देखते हैं कि इस विद्रोह की जो घटनाएं थीं वो एक एक करके कैसे सामने आईं। वैसे इस विद्रोह को कई नामों से याद किया जाता है। सरदारी फाइट, जो इसके लीडरशिप को दिखाता है। उल गुलान रिवोल्ट, जो इसकी उथल पुथल को बताता है। और अंग्रेजी में द ग्रेट ट्यूमल्ट, जो इसके बहुत बड़े असर को दिखाता है। हर नाम इसकी कहानी का एक अलग ही पहलू हमारे सामने रखता है। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई छोटी मोटी एक दो गांव की लड़ाई थी, बिल्कुल नहीं। इस विद्रोह की आग रांची से लेकर भागलपुर तक एक बहुत बड़े इलाके में फैल गई थी। इसने इतने बड़े क्षेत्र में आदिवासी अधिकारों की लड़ाई को एक आवाज दी थी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 1899 में विद्रोह की एक चिंगारी भड़की, जो देखते ही देखते एक बड़ी आग में बदल गई। 1900 तक इसका जो मुख्य फेज था वो पूरा हो चुका था, और फिर 3 फरवरी 1900 को इस आंदोलन को सबसे बड़ा झटका लगा। इसके नेता बिरसा मुंडा को रांची में पकड़ लिया गया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के साथ विद्रोह तो जैसे थम सा गया, लेकिन क्या उसकी आग सच में बुझ गई, या फिर उसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसकी चिंगारी आज भी जल रही है? चलिए इस आंदोलन के असर को, इसकी लेगेसी को समझते हैं। इस विद्रोह का एक बहुत बड़ा असर ये हुआ कि इसने आदिवासी पहचान को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इसी दौर में एक समाज सेवक थे, ठक्कर बापा। उन्होंने पहली बार आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया, और ये शब्द आगे चलकर भारत के मूल निवासियों की एक सामूहिक पहचान और उनके संघर्ष का प्रतीक बन गया। हमने घटनाएं देख लीं, विद्रोह का नतीजा भी समझ लिया, लेकिन एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। बिरसा मुंडा खुद क्या चाहते थे? उनकी अपनी राजनीतिक सोच क्या थी? और यहीं पर एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। जितने भी सोर्स हैं वो सब इस बात पर सहमत हैं कि बिरसा मुंडा का मकसद कोई अलग राज्य बनाना या अपनी सल्तनत खड़ी करना नहीं था। उनका संघर्ष अपनी जमीन, अपने जंगल और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए था, अपनी खुटकट्टी व्यवस्था को वापस पाने के लिए था। वो सत्ता नहीं, स्वायत्तता चाहते थे। और ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली आज़ादी का मतलब आखिर होता क्या है।